मुसहफ पार्ट 4। वो उसी तरह साख सी किताब हाथ में लिए खड़ी थी। टेरिस खाली हो चुका था, सब जा चुके थे, पुरसुकून और सुरखरू। मुसर्रत भी और उसी तरह पत्थर का बुत बनी वहाँ खड़ी थी। इस किताब का हर सफ़ा तुम्हारी गुजरे दिन की रवादात है। ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करोगी। उस सियाह फाम लड़की का एक एक फिक्रा तमाचे की तरह उसके मुंह पे बरस रहा था। तड़ाख तड़ाख तड़ाख। उसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। यूं ही सदियों उस अंधेरे टेरिस पे खड़े रहेगी। धोखा, मजाक, फरेब, तमस्कर, कुरान की बेरुमती। उस सियाह फाम लड़की ने क्या नहीं किया था, इतना बड़ा मजाक। एक परेशान हाल लड़की को सब ख्वाब दिखाकर उसे उसी की मुकद्दस किताब पकड़ा दी। ये हुआ क्या था उसके साथ? उसके हाथ अभी तक लरस रहे थे। निहायत बेयकीनी के आलम में उसने सियाह जिल्द वाली किताब को चेहरे के सामने किया। सियाह जिल्द साफ थी, बेदाग, बेलफ्ज। उसने दरमियान से किताब खोली। ऊपर अरबी की इबारतें थी और नीचे अंग्रेजी की। सबसे ऊपर लिखा था अल कहफ, द केव। उसने चंद सफ़े आगे खोले। अल अंकबूत, द स्पाइडर। उसने शुरू से देखा। अल माइदा, द टेबल स्प्रेड। महमल ने किताब बंद कर दी। आगा जान ने ठीक कहा था, वो कुरान था, उनकी दीनी किताब, मुकद्दस किताब। और उस फ्रेंगन ने तो कैसे कैसे किस्से घर दिए थे उसके साथ। जलील औरत। वो शौक से निकले तो बेपना गुस्सा आया। वो लड़की तो अपने घर बैठी उस पे हंस रही होगी, उसका तमस्कर उड़ा रही होगी। वो भी कितनी जल्दी बेवकूफ़ बन गई। उफ। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ लपकी। न सर पे दुपट्टा, न वजू नमाज, और चले कुरान पढ़ने। लाउंज के बड़े सोफे पे बैठी ताई उसे जीना उतरते देखकर ऊंचा बड़बड़ाई थी। बड़े अरसे बाद आगाजान ने सबके सामने बेइज्जत किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ महमल की वजह से। कोई भी जवाब दिए बगैर सर झुकाए तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह फिर जल्दी आ गई थी। सियाह लड़की आज बहुत पहले से उस बेंच पे बैठी थी। उसे देखकर महमल के कदम तेज हो गए। कदमों की चाप पे ही उसने सर उठाया। महमल ने देखा। उसे देखकर उसकी सियाह आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे थे। सड़क खाली थी। दूर नारंगी सूरज तुलू हो रहा था। महमल उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। सूरज की नारंगी शुआएं उसके पीछे छुप गई। तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए? सियाफाम लड़की की निगाहें उसके हाथों में पकड़ी किताबों पे झुकी। एकदम ही उसकी आंखों की जोत बुझ गई। मुसहफ वापस करने आई हो? मुसहफ? उखड़ी उखड़ी सी महमल ने आबरू उठाई। हम अरब दुनिया में कुरान को मुसहफ कहते हैं। तुमने मुझे क्या किस्से कहानियां सुनाकर कुरान थमा दिया? ये कोई मजाक करने की किताब तो न थी, ये तो कुरान था। कुरान था नहीं, कुरान होता है। वो उदासी से मुस्कुराई तो महमल ने शाने झुकाए। बहरहाल तुम्हें प्रैक्टिकल जोक करके मुझे शर्मिंदा करने पर शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्या सोच रही थी, तुमने मुझे एक मुकद्दस किताब थमा दी, तो तुम किसी गैर मुकद्दस चीज़ की तवक्का कर रही थी क्या? जी नहीं, वो तिल मिलाई। फिर कुरान उसकी गोद में रखा। ये मेरे पास पहले से है, मुझे ज़रूरत नहीं है। बैठ कर बात कर लो, मैं ठीक हूँ। वो उसी तरह सीने पे हाथ बांधे उखड़ी उखड़ी सी खड़ी रही। अच्छा? उसने नरमी से मुसहफ की सियाह जिल्द पे हाथ फेरा। तो तुमने पढ़ रखा है? उसकी आवाज़ में सुबह की सारी उदासी समा गई थी। हाँ, और बचपन में ही पढ़ लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हम शुरू से ही मुसलमान हैं, वो आदतन जता कर बोली। और तुम्हें हमारी मुकद्दस किताब के बारे में गलत फहमियाँ हैं। एक कोई फाल निकालने वाली किताब नहीं है। नहीं, इसमें मेरी या तुम्हारी स्टोरी है। ला हौल वला कुव्वत। अच्छा? वो ज़रा सा मुस्कुराई। चलो फिर बैठो और मुझे बताओ कि इसमें क्या है। इसमें अहकामात हैं, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात की। और उसके साथ बेंच पे बैठकर उसे बहुत समझदारी से बताने लगी। इसमें पुरानी कौमों के किस्से, कौम आद, समूद और बनी इसराइल। ये बनी इसराइल का क्या मतलब है? मतलब? वो हल्का सा गड़बड़ाई। बनी इसराइल का मतलब हुआ इसराइल के बेटे। वो पूछ रही थी या बता रही थी, खुद भी न समझ सकी। इसराइल का मतलब अब्दुल्ला होता है। एल अल्लाह को कहते हैं। ये याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था। हाँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सब पढ़ रखा है मैंने, सब पता है मुझे। हमें तो कोर्स में पढ़ाया गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा वाला किस्सा। यूसुफ अलैहिस्सलाम और किस वाला किस्सा? सियाह लड़की की आंखों में हैरत उभरी। यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा वाला किस्सा। अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा था? क्या नहीं था? वो कंफ्यूज सी हो गई।
कोई दलील है तुम्हारे पास? कोई हजत? दलील? हुज्जत? वो टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। हमारी कोर्स की गाइडबुक में लिखा था। कोर्स की गाइडबुक इंसान की बात है, इंसान की बात में दलील नहीं होती। दलील सिर्फ कुरान या हदीस से पेश की जाती है, क्योंकि दोनों नाजिल खुदावंदी होते हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं बताया गया कि उस औरत का नाम जुलेखा था। उसका लहजा नरम था। मिस्र की औरत से एक गलती हुई थी, एक जुर्म सरजद हुआ था, मगर अल्लाह ने उसका पर्दा रख लिया। उसका फाल तो बताया, लेकिन मगर नाम नहीं। और जिस चीज़ का पर्दा अल्लाह रखे वो खुल नहीं सकता। मगर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के किस्से हर मस्जिद और मंबर पर जाकर सुनाए। हम कैसे लोग हैं? तो इसका नाम जुलेखा नहीं था? वो सारी खफगी बुलाकर हैरत से पूछ रही थी। उस औरत का नाम राज है, और मेरा और तुम्हारा रब वो राज नहीं खोलना चाहता, तो ये हमेशा राज ही रहेगा। अच्छा? उसने शाने उचकाई। पहली दफा उसे अपनी इल्मी कमतरी का खफीफ से एहसास हुआ था, मगर ये माना उसकी अना की शिकस्त थी। सो लापरवाही से इधर उधर देखते हुए बोली, बहरहाल मुझे अफसोस है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कुरान के बारे में गलत है। ये किताब वो नहीं है जो तुम उसे समझती हो, और अगर ये वो न हुई तो तुम इसे समझती हो तो मैं सही हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हें कोई इस नूर की तरफ बुलाएगा, तुम उसे यही कहोगी, मगर तुमने ये तो नहीं बताया था कि कुरान है। तुमने तो कुछ और किस्से सुनाए थे, आखिर क्यों? अगर मैं तुम्हें तबलीग करती तो तुम उकता कर मुझसे दूर भाग जाते। अब भी तो यही होगा, वो जता कर बोली तो सियाफाम लड़की ने मुस्कुरा कर सर झटका। लेकिन अब तुम्हारी हुज्जत तुम्हारी हो चुकी है, आगे तुम्हारी मर्जी। एक सियाह मर्सिडीज सनसिम के सामने से गुजरी। थोड़ी दूर जाकर उसके टायर चरचराते हुए रुके और वो तेजी से रिवर्स हुई। महमल ने चौंक कर देखा। ड्राइव सीट पे फवाद था। वो हैरान सी खड़ी हुई। वो उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। वो जैसे खुलकर मुस्कुराया, बेंच पे रखा बैग कंधे पे डाला। सियाफाम लड़की ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, फिर महमल की मुस्कुराहट को। तुम्हारे पास दो रास्तों का इंतखाब था, मुसहफ या दिल। तुमने अपना इंतखाब कर लिया, मगर मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें मुसहफ की तरफ न ला सकी। अब तुम्हें जो भी ले आए मेरा इसमें हिस्सा न होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। सियाह जिल्द वाले मुसहफ को सीने से लगाए, अपना बैग कांधे पे डालकर वो उदास सियाफाम लड़की उठी और खाली सड़क पे एक तरफ को चल दी। महमल ने देखा वो लंगड़ा रही थी। वो सर झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जी फवाद भाई? उसने फ्रंट सीट के खुले शीशे पे झुककर पूछा। आओ बैठो। मगर वो मुतअज्जब हुई। मगर घर तो कॉलेज का कह कर आई थी, कॉलेज क्यों जाना है? ऐसे ही फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर रही हैं, फिर कभी चली जाना, अभी बैठो। वो हुक्म देकर जैसे कुछ और सुनने के मूड में न था। वो मुस्कुराहट दबाए अंदर बैठी और दरवाजा बंद कर दिया। स्क्रीन की उस पार लंगड़ाती सियाफाम लड़की दूर होती जा रही थी। महमल को नहीं इल्म था कि वो उसे उस उदास सुबह में आखिरी बार देख रही है। उसका नाम क्या था? वो किधर से आई थी? वो कुछ न जानती थी, मगर उस लम्हे से जाते देखकर उसे एहसास हुआ कि वो लड़की बस स्टॉप पे बस पकड़ने नहीं आती थी, बल्कि वो तो शायद उसके लिए आती थी, और शायद उसके बस पकड़ लेने के बाद यूं ही चली जाती थी। हम कहाँ जा रहे हैं फवाद भाई? फवाद ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो पूछ बैठी। तुम मुझे भाई कहना छोड़ नहीं सकती? वो क्यों? धड़कन बेतरतीब भी मगर बज़ाहिर और सादगी से बोली थी। ऐसे ही। पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस। बताया तो था। स्टीयरिंग पर हाथ रख के जरा सा चेहरा उसकी तरफ मोड़ा और मुस्कुराया। ऑफिस? अब क्यों? वाक़ियतन हैरान रह गई। मगर आगा जान ने तो मना कर दिया था। उनसे तो मैंने रस्मन पूछा था, वो लापरवाह था। और हसन भाई ने भी। जहन्नम में गया हसन। तुम ऑफिस जाना चाहती हो या नहीं? जाना चाहती हूँ, उसकी बिगड़ने पर जल्दी से बोली। वो खिलकर मुस्कुरा दिया। ऐसे एहतिमाद से जिंदगी गुजारोगी तो खुश रहोगी, वरना लोग तुम्हें हजम कर जाएंगे। जिंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना सीखो लड़की। वो बहुत मूड में ड्राइव कर रहा था। एक टिक उसे देखे जा रही थी। उसे तो कुछ भी न करना पड़ा था और किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी। और ये जोड़ा जो तुमने पहन रखा है, गालिबन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। 3 साल से इसने तस्लीम की। अमेजिंग। ये तुम्हारी कजिन से 3 बार से ज्यादा एक जोड़ा नहीं चलाते, और तुम ये 3 साल पहले ईद पर बनवाया था। महमल ने कुर्ते के दामन पे हाथ फेर कर बगौर उसे देखा।
मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि नई जोड़े बनवा सकूं। आगा जान तो बस ईद कपड़ों के पैसे देते। उसका जाने क्यों दिल भर आया था। आंखों से दो मोटे मोटे आंसू फिसले थे। अरे नहीं मैमल, ऐसे नहीं रोती। उसके रोने पर वो परेशान सा हो गए और गाड़ी साइड पे रोक ली। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था और जब तक मैं हूँ तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं। उसने सर उठाया। कांच सी बुरी आंखें भीगी हुई थी। और अभी ऑफिस नहीं जाते? जिन्ना सुपर चलती, वहां से तुम्हारे लिए डिजाइन वेयर लेंगे। तुम बहुत खूबसूरत हो मेहमान, तुम्हें खूबसूरत चीजें ही पहनना चाहिए। उसकी बहुत करीब मखमूर सा कह रहा था। फिर चौंका और जरा सीधे होकर इग्निशन में चाबी घुमाई। उस सिर झुकाई हथेली की पुष्टि से भीगे रुखसार रगड़ने लगी। एक दिलफरीब मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। अगर जो ताई अम्मा को पता चला कि उनका ये वली अहद मेरे आंसुओं की इतनी परवाह करता है तो कितना मजा आए। फवाद तुर्ब का वो पता था जिसके जरिए उसे उन सब जालिम लोगों से इंतकाम लेना था। वो उसे डिजाइन आउट लिस्ट पे ले गया। महमल एक दो दफा ही निदा सामे वगैरह के साथ उतर गई थी। रंगों, खुशबुओं और ख्वाबों की सरजमीन, चमकती संगी मरमर के फर्श और कीमती मलबूसात। उसे लगा वो किसी ख्वाब में चल रही है। सब कुछ जैसे वाकई उसके कदमों में ढेर हो चुका था। आजकल ऐसे शॉर्ट शर्ट्स का फैशन है और तुम इतनी लंबी कुर्तियां पहनती हो। एक तनकीदी निगाह उस पे डाल के उसने एक जदीद तराश खराज के लिबास का हैंगर उतारा और उसके कंधे के साथ लगाया। ये ठीक है, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है। वो तो जैसे बोल ही न पा रही थी। ये पैक कर दे। उसने हैंगर बेनियाजी से सेल्स गर्ल्स की तरफ बढ़ाया और दूसरे रैक की तरफ बढ़ गया। सिद्रा की मंगनी के लिए भी कोई अच्छा जोड़ा तो लेना होगा, है ना? सिद्रा बाजी की मंगनी? वो चौंकी। हाँ, उसका रिश्ता तय हो गया और नेक्स्ट संडे उसकी मंगनी है। तुम्हें नहीं पता? वो फॉर्म्स के रैक से कपड़े उलट पलट कर देख रहा था। नहीं, वो घर में गैर दिमाग रहती थी या तय अम्मा लोगों ने खबर छुपा कर रखी थी। वो फैसला न कर सकी। ये मंगनी के फंक्शन के ले लो, अच्छा है ना? उसने एक नॉर्मल सा जोड़ा निकाल कर उसे दिखाया। मैं मलूस के करीब चली आई। पीकॉक ग्रीन रंग की लंबी सी सीधी कमीज, आधी सीने साफ सिल्वर चूड़ीदार पायजामा, गहरी सब्ज कमीज पे भी गले और दामन पे सिल्वर मोतियों का नाजुक काम था। प्रैक्टिकल नहीं है मगर बहुत क्लासिक सा है। ये भी पैक कर दे। उसके चेहरे पे पसंदीदगी देखकर उसने भी उस सेल्स गर्ल्स को थमा दिया। बस बहुत है फवाद भाई, मैं इतना सब घर में कैसे लेकर जाऊंगी? जब वो अगली बुद्धि की तरफ बढ़ा तो उसने घबरा कर रोक दिया। वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो फिर कुछ छोटी मोटी चीजें ले लेते हैं। जूते, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और सब्ज और सिल्वर जोड़े के साथ मैचिंग कांच की चूड़ियां दिलवा कर उसके बसीर इसरार लाखिर फवाद ने बस कर दी। मेरा दिल करता है महमल मैं तुम्हें पूरी दुनिया खरीद कर दे दूं, पता नहीं क्यों। वो फ्रंट सीट का लॉक खोलते हुए कह रहा था और वो वहीं दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखे गुमसुम सी उसे देखेगी। यही सब तो चाहा था उसने, मगर कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी आसानी से हो जाएगा। फिर वो उसे फैक्ट्री ले आया। हेड ऑफिस में पापा और हसन होते हैं। असद चचा और गुफरान चचा पिंडी वाली ब्रांच में होते हैं, जबकि मैं फैक्ट्री साइड पे। तुम आज से रोजाना इधर मेरे साथ काम करोगी। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब काम सिखा दूंगा, ठीक है? मगर मैं घर में क्या कहूँगी? तुम ट्यूशन पढ़ाने जाती हो ना, तो बस तुम्हें एक ट्यूशन और मिल गई है। मुसरत चच्ची को शॉपिंग के बारे में यही कह देना और बाकियों को कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? अब चाय लोगी या कॉफी? वो अपनी सीट संभालते बेनियाजी से हिदायत देकर फोन की तरफ बढ़ा तो तमानी से मुस्कुरा दी। कॉफी? वो उसके मुकाबिल कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। गुड, वो भी मुस्कुरा दिया। मुस्कुराती वो बहुत अच्छा लगता था। उस रोज फवाद ने उसे कोई काम न करने दिया। बस इधर बैठकर मुझे ऑब्जर्व करो और सीखो कहकर उसे अपने सामने बिठा दिया। काम करते हो गाये बगाए निगाह उठाकर उसे मुस्कुरा कर देखता तो हंस पड़ती। वो दिन उसे अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन लगा था। अम्मा, मुझे दूसरी ट्यूशन भी मिल गई, सो आइंदा सुबह जाया करूंगी। मुसरत अपने कामों में उलझी थी, सो ध्यान न दिया और उसने खामोशी से सारे कपड़े और चीजें अलमारी में रख दी। फिर रोज का ही मामूल बन गया। नादिया के वालिद के एकेडमी से उसने महीने भर की छुट्टी ले ली और सुबह से शाम ढले फवाद के साथ फैक्ट्री चली जाती। उसने आगा जान से पैसे मांगने छोड़ दिए थे और जब सिद्रा की मंगनी के लिए आगा जान उसे कपड़े बनवाने के लिए 400 देने चाहे तो उसने बेनियाजी से इनकार कर दिया। थैंक यू आगा जान, मगर मेरे पास पहले ही बहुत है।
3 ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, मेरे खर्चे पूरे हो ही रहे हैं, फिर भी अगर चाहेंगे होंगे तो आपसे मांग लूँगी। आगा जान और ताई मेहताब ने फिर कभी उसके शाम को घर आने पर एतराज़ न किया। महमल उनसे पैसों का मुतालबा नहीं करती, उन्हें और क्या चाहिए था। सीढ़ियों के साथ लगे कदम आईने के सामने खड़ी वो कान में झुमका पहन रही थी। झुमका चांदी का था, उसकी सिल्वर चूड़ीदार पाजामे जैसा और सब्ज कमीज पे भी ऐसे सिल्वर काम था और दुपट्टा तो यूं था जैसे सब्ज आसमान पे तारे बिखरे हो। छोटी हसीना से इसके गोरे गदास बाजू नुमाया थे और नाजुक लाए में भरभर की सिल्वर और सब्ज चूड़ियां, हल्का से मेकअप और सुनहरे भूरे बाल सीधे शानों पे बिखरे थे। झुमका कान में जा ही नहीं रहा था। वो चूड़ियों भरे दोनों हाथों से झुमके को कान के सुराख में डालने की कोशिश कर रही थी। सब बाहलान में जमा थे। मंगनी का फंक्शन शुरू था और एक उसकी तैयारी रही थी। उफ वो, उसने झंझलाकर झुमका कान से हटाया। कान की लो सुर्ख पड़ चुकी थी। अब क्या करूं? उसी पल आईने में उसके पीछे फवाद का चेहरा उभरा। फवाद भाई, वह हैरान से पलटी। आप इधर? सब तो बाहर हैं, तुम भी तो इधर हो। उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। ब्लैक सूट में वो इतना स्मार्ट बंदा बिना पलक झपके जैसे मबूस सा उसे देखे जा रहा था। उसकी नजरें बिला इरादा ही चुक गई। तुम कितनी खूबसूरत हो महमल। महमल का दिल जोर से धड़का। उसने बमुश्किल पलकें उठाई। उन्हीं मखमूर निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी नजरों की हिद्दत से उसके रुखसार सुर्ख पड़ने लगी। ओ झुमका पहना नहीं जा रहा। वो घबरा कर जैसे इधर उधर देखने लगी। इधर दिखाओ। फवाद ने उसके हाथ से झुमका लिया, जरा सा झुका और एक हाथ से उसका कान पकड़ा, दूसरे से झुमका डाल दिया। लो, इतनी सी बात थी और तुमने पूरा कान सुर्ख कर डाला। उसने नरम लहजे में कहते होले से उसके बुरे बालों को छुआ और फिर पीछे हट गया। वो भी संभल कर झुमके का सहारा लगाने लगी। एकदम ही फवाद कुछ कहे बिना बाहर निकल गया और वो जो पिछले लम्हे के फसों में खोई थी चौंक कर पलटी। वो दरवाजा बंद करके जा चुका था। ये क्या? वो उलझ कर आने की तरफ पलटी तो ठिठक गई। हसन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा तीखी नजरों से उसे देख रहा था। वो गड़बड़ाकर जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेर कर जाने लगी, मगर हसन सीढ़ियां तेज तेज फलांगता नीचे आया। और अगर आज के बाद मैंने तुम्हें फवाद के 10 फीट के करीब भी देखा तो टांगे तोड़कर घर बिठा दूंगा, समझे? गुस्से से उसकी कलाई पकड़ कर उसने इतनी जोर का झटका दिया कि वो चीख पड़ी। हसन भाई, आई समझ या नहीं? उसने दोबारा झटका देकर उसकी कलाई छोड़ी और एक गुस्सेली निगाह डालकर लंबे लंबे डग बरता बाहर निकल गया। वो साफ से अपनी जगह खड़ी रह गई। उसने सबसे चूड़ियों वाली कलाई थामी थी और आधे से ज्यादा चूड़ियां तड़ तड़ टूट कर गिरने लगी थी। बहुत सा कांच उसे चुभ गया था और जगह जगह से खून की कतरे रसने लगे थे। ये हसन भाई, उन्हें क्या हुआ? वो दुख से अपनी जख्मी कलाई देखती रह गई। सब्ज कांच के टुकड़े फर्श पे बिखरे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यतीम होने का ये मतलब था कि जिसका दिल चाहे उस पे हाथ उठाए। वो आंसू पीती अंदर लगे जख्म को बमुश्किल बर्दाश्त का मरहम लगाती झुककर कांच चुनने लगी। दिल चाह रहा था कि खूब रोए, मगर खुद को संभाले वो दूसरी चूड़ियां पहनकर बाहर आ गई। सिद्रा बड़े सोफे पर दुल्हन की तरह सजी संवरी बैठी थी। आम से शक्ल की सिद्रा बहुत मेकअप के बावजूद भी आम लग रही थी। उसका मंगेतर कदरे मोटा था और खासा शर्माया हुआ भी। उसमें कुछ ऐसा न था कि कोई मुतासिर होता और निधा और सामिया तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर दिल चले तबसरे भी कर रही थी। सुनने में आया था कि वो मेहताब ताई की किसी सेकेंड कजिन का बेटा था। ये इस्लामाबाद में कच्ची पोस्ट पे काम कर रहा था। जाने कब रिश्ता आया और हाँ हुई। उसे मुसर्रत को तो गैरों की तरह खबर दी गई थी। लॉन में कमकमा और रोशनियों की बहार थी। वो जिस वक्त बाहर आई तो रस्म हो रही थी और समधने एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी। सब हंस बोल रहे थे। वो खामोशी से घास पे चलती हुई कुर्सी पर आ बैठी। उसका दिल उदास और आंखें गमगीन थी। फवाद भी वही स्टेज पर किसी की बात पे हंसता हुआ अपने बहनोई को मिठाई खिला रहा था। महमल ने इर्द गिर्द मतलाची निगाह से देखा। स्टेज के सामने घास में साड़ी में मलबूस फिजा अपनी किसी जानने वाली खातून से हसन का तारुफ करा रही थी। हसन के बाजू को थामे वो बहुत फख्र से उसके मतलब बता रही थी और मुस्कुराते उन खातून से बात कर रहा था। उसने भी ब्लैक डिनर सूट पहन रखा था और बिलाशबा वो बहुत गुड लुकिंग लग रहा था। महमल ने दुख से उसे देखा। उस पल उसे हसन से बड़ा मुनाफिक और दोगला शख्स कोई न लगा था।
हसन ने इसकी नाजुक कलाई को ही नहीं उसके दिल को भी जख्मी कर दिया था। सारे फंक्शन का मजा खराब हो गया था। वो इतनी बददिल और गमजदा बैठी थी कि एहसास ही नहीं हुआ वसीम कब उसके साथ खड़ा हुआ। आज कितना को गिराने का इरादा है सरकार? एकदम बहुत करीब आकर बोला तो उछली। वो अपनी अजली लोफराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। बड़े लश्कारे छोटी किजन खैरियत? ओमानी खजी से फिर मुस्कुराया तो घबरा कर उठी और लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई। साथ ही बार बार पीछे मुड़कर देखती। वसीम इधर उधर घूमते मुसलसल उसे अपनी निगाहों के इशारे में रखे हुए था। वो बजती बजाती लोगों में ही घिरी रही। वो सब कजिन्स बहुत खुश और एक साथ मुकम्मल नजर आ रही थी। सिर्फ एक फालतू किरदार थी। हालांकि कितनी औरतों ने पूछा था कि इस सब्ज और सिल्वर कपड़ों वाली लड़की कौन है। वो थी इतनी मुनफरिद और अलग, मगर हर शय से बेखबर। वो सारा वक्त अफसरदा ही रही। सिद्रा की मंगनी पे जितने शगल और मजे का उसने सोचा था उससे बढ़कर वो बद मजा हुई थी। फवाद उसे ऑफिस में छोटे मोटे काम देने लगा था। ज्यादातर उसे सुपरविजन पे ही लगा था। ये ड्राफ्ट बनवाना है, अपनी निगरानी में फाइनेंस की जाकिर साहब से बनवा लाओ, इस चेक पे साइन करवाने हैं, मुफ्ती साहब से करा लाओ। और ये सारे काम बहुत एतमाद तलब होते थे। उसे अच्छा लगता था कि वो उस पर भरोसा करता है, उसका ख्याल करता है। दोपहर का खाना इकट्ठे ही खाते, बाकी वक्त वो अपने ऑफिस में काम करता तो महमल अपने कैबिन में बैठकर दूसरों का बगौर मुशाहिदा करती। कभी कभी उसे एहसास होता है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी न तो ज्यादा काम के बारे में समझ पाई है और न ही वो और फवाद ज्यादा करीब आए। वो हमेशा उसकी पसंद की चीज़ मंगवाता, उसे उसकी स्टडीज और मशागिल के मुताल्लिक हल्की फुल्की गपशप करता, मगर उस शाम आईने के सामने खड़े होकर झमका पहनाने जैसी बेखुदी और जुरात फिर उसने नहीं की थी। उस रोज वो सुबह फवाद के साथ ऑफिस नहीं गई थी। दोपहर में स्टॉप पे आना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो सुबह धीरे से कह गया था। और अब वो मसरूफ से दोपहर के इंतजार में ऊपर टेरेस पे बैठी चाय पी रही थी। जाने फवाद को क्या बात करनी थी, इतना क्या खास काम था। वो टांग पे टांग चढ़ाए बैठी चाय की सिप लेती सोचे जा रही थी। निगाहें यूं ही सामने वालों के लान पे भटक रही थी। वहाँ घास पे सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी और उन पर सफ़ेद शलवार कमीज और टोपी वाले मदरसे के बच्चे हिल हिल कर सिपारे पढ़ रहे थे। दरमियान में एक छोटी मेज थी, उस पर एक बड़ा सा कुरान पाक और कुछ सिपारे रखे थे, साथ ही अगरबत्तियां जल रही थी। वो बिला इरादा ही बड़े बंद कुरान को देखेगी। जहन के किसी नया खाने से चेहरा निकल कर उसकी आंखों के सामने आया था। सियाह फम लड़की का चेहरा, सियाह आंखें और मोटी मोटी सियाही माइल होंठ। वो मुसहफ को सीने से लगाए लंगड़ाती हुई सड़क पे दूर जा रही थी। कभी कभी उसे मंजर याद आता तो यूं लगता कि शायद जाते समय उसकी सियाह आंखों में आंसू थे। वो क्यों रो रही थी वो समझ ना पाई थी। उसी तरह बच्चे हिल हिल कर सिपारे पढ़ रहे थे। उसने देखा कोने में बैठे एक बच्चे ने सिपारे का सफ़ा उलटते हुए एहतियात से इधर उधर देखा और फिर 2 सफ़े उलट दिए। चल लम्हे बाद उसने फिर निगाह आसपास घुमाई और किसी को मतवजा न पाकर 3 सफ़े फिर से इकट्ठे उलट दिए और फिर बुलंद आवाज़ में लहक लहक कर पढ़ने लगा। न चाहते हुए महमल हंस दी। वो छोटा सा बच्चा अपनी दानिश में अपने इर्द गिर्द के लोगों को धोखा दे रहा था, या फिर शायद रब को, वो जान न पाई। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठकर सिपारे रखने लगे, यहाँ तक कि सारे सिपारों को वापस मेज पे ढेर लगाया तो कारी साहब ने करीब खड़े मुलाजिम को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। कुरान खानी हो चुकी है, ब्रिगेडियर साहब को बुला दीजिए कि दुआ में शिरकत कर ली। मुलाजिम सर हिलाकर अंदर चला गया। वो फवाद को बोलकर दिलचस्पी और तजस्सुस से रेलिंग पे झुकी सारी कार्रवाइयां देखने लगी। चाय का कप उसने एक तरफ डाल दिया था। चंद मिनट बाद मुलाजिम बरामद अबूर करके लॉन में उतर आया। कारी साहब जो मुंतजर से बैठे थे सवालिया निगाहों से उसे देखने लगे। सर कह रहे हैं कि वो बिजी हैं, दुआ में शिरकत नहीं कर सकते, मगर आपका शुक्रिया कि आपने कुरान पढ़ दिया। सर कह रहे हैं कि उन्हें सुकून नहीं है, बाकी सब ठीक है, बस यही दुआ करवा दें कि उन्हें सुकून मिल जाए। कारी साहब ने गहरी सांस ले दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वो जैसे शौक से सारा मंजर देख रही थी। दिल में ना मालूम सा अफसोस उतर आया था, एक अजीब सा एहसास निदामत, अजीब से बेकली। वो उस एहसास कोई नाम दे न सकी तो चाय का कप उठाई नीचे उतर आई और फिर दोपहर तक उस वाक़े को भूल भाल चुकी थी।
स्टॉप पे मुकर्रर वक्त पे फवाद की मर्सिडीज आती दिखाई दी तो खुश और पुरसुख सी बहस से उठी। कैसी हो? वो दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठी तो मुस्कुरा कर जैसे बेताबी से पूछ रहा था। ठीक हूँ फवाद भाई, आप कैसे हैं? वह सादगी से कहकर बैग कंधे से उतार कर पीछे रखने लगी। अपने अंदाज से उसने कभी फवाद पे जाहिर नहीं किया था कि उसके जज्बात तक रसाई हासिल कर चुकी है। वह हमेशा खुद को उसके एहसानों के बोझ तले ममनून जाहिर करती थी। आज का दिन बहुत स्पेशल है महमल, वो कार सड़क पर डालकर बहुत जोश से बता रहा था। आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। ओहो, अभी नहीं, अभी सरप्राइज नहीं खोल सकता। अच्छा, ऐसा क्या है फवाद भाई? तुम खुद देख लेना। खैर, अभी तो हम शॉपिंग पे चल रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लेना है। कपड़े? मगर अभी तो कोई फंक्शन करीब नहीं है ना? आज है कुछ खास। अच्छा, कौन कौन होगा उधर? मैं और तुम। उसने मबहम से मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। ऑफिस में? वो कुछ कुछ समझ रही थी मगर अनजान बनी रही। ओहो, मैरिट में। आज हम साथ डिनर करेंगे। मैरिट? लम्हे भर को तो सांस लेना भूल गई थी। मैरिट में डिनर तो क्या, उसने तो कभी अंदर से मैरिट की शक्ल भी न देखी थी। लेकिन फिर डिनर का लफ्ज उसे जरा सा परेशान कर गया। मैं इतनी रात को क्या कहकर बाहर रहूंगी फवाद भाई? नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे और आज रात मैं खुद तुम्हें घर लेकर जाऊंगा सबके सामने, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारे जवाब के बाद। जवाब? किस चीज का जवाब? कुछ पूछना है तुमसे। उसका दिल जोर से धड़का। क्या जो समझ रही थी सच था? मगर क्या? ये तो वहीं बताऊंगा। आओ, कुछ कपड़े लेते हैं तुम्हारी। वो कार पार्क करके सीट बेल्ट हटा रहा था। मगर ये ठीक तो है, उसने मामूली सा एहतिजाज किया। आज तुम्हें स्पेशल तैयार होना पड़ेगा। उसके अंदाज में नरम सी दोस्त थी। वो हंसकर अच्छा कहती नीचे उतर आई। वो उसे खासे महंगे बोतिक पर ले आया था। कपड़ों से ज्यादा कपड़ों की कीमतें वो छुड़ा देने वाली थी। वो खुद ही आगे बढ़कर कपड़े इधर उधर उलट पलट कर देखने लगा। फिर रुक कर पूछा, तुम्हें साड़ियाँ पसंद है महमल? साड़ियाँ? वो हैरान हुई। जी, मगर वो बहुत फॉर्मल, कोई अगर मगर नहीं। ये साड़ी देखो कैसी है। उसने एक सियाह साड़ी आगे की। सियाह शिफॉन की साड़ी पे सिल्वर मकेश बिखरी थी। वो इतनी खूबसूरत झिलमिलाती साड़ी थी कि नजरें खैरा कर देती। अच्छी है मगर बहुत कीमती। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। ये पैक कर दे। फिर मैचिंग जूतियां और एक नाजुक सा सिल्वर रंगों वाला आर्टिफिशियल कंगन लेते वक्त खासा वक्त लग गया। दोपहर ढलने लगी थी जब वो ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। गोल्डन डायमंड ज्वेलरी शॉप में महमल का दिल जोर से धड़का था। क्या फवाद उसके लिए कुछ इतना कीमती लेने जा रहा था? क्या उसके लिए इतनी खास थी? डायमंड रिंग्स दिखाइए। ऊपर से खींचकर टांग पे टांग रखे बैठा कदर तहक्कुम और राग से बोला तो महमल तो सांस लेना ही भूल गई। खुदा इस तरह चप्पल फाड़ कर भी मेहरबान होता है, उसे आज ही पता चला था। मामर बारिश नार ने फौरन कुछ सिया के सामने की और जैसे जैसे वो सिया केस खोलते जा रहे थे, जुगर जुगर करती हीरे की अंगूठियों से उसकी आंखें चंदिया रही थी। सर, सोलिटेयर भी दिखा दूं? हाँ बिल्कुल। वो तो बिल्कुल चुप सी बैठी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्ट किस तरह करे। फवाद को कोई रिंग पसंद नहीं आ रही थी। वो उससे राय भी नहीं ले रहा था, बस धड़ाधड़ अंगूठियां रद्द करता जा रहा था। यूं करो, तुम पहले तैयार हो जाओ, रिंग बाद में ले लेंगे। शॉप से निकलते उसने घड़ी देखी। मेरी 6 से 7 एक मीटिंग है, बहुत जरूरी है, मिस नहीं कर सकता। 6 से 7 तुम्हें मेरे साथ ऑफिस में बैठना पड़ेगा और फिर 7 बजे हम इकट्ठे मैरिट के लिए निकलेंगे। सो तुम अभी तैयार हो जाओ। किधर? वो आखिर हैरान हुई थी। पार्लर में। और किधर? मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी, तुम सिर्फ अंदर जाना और वो तुम्हें तैयार कर देंगे। वो उसी करीबी पार्लर ले आया था और फिर वैसे ही वजह से उसने कहा था। मैं से घंटे बाद जब वो पार्लर के कदम आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी तो उसे खुद पे रश्क आया था। सिया मकेश की झिलमिलाती साड़ी में उसका दराज का सिया सिल्वर पेंसिल हिल के बास मजीद नुमाया हो गया था। लंबी सुराई सी गर्दन ऊंचे जोड़े के बास बेहद दिलकश लग रही थी। जोड़े से चंद एक लठी घुंघरियाली करके उसकी गर्दन और रुखसारों पे झूल रही थी। लाइट लिपस्टिक के साथ ब्लैक स्मोकी आईज और सिया ब्लाउज की छोटी आस्तीनों से झलकते उसके बेहद गोरे सुनहरे से बाजू सिरासी मेहनत से वो इतनी हसीन लग रही थी, खुद को देख देख कर उसका दिल नहीं भर रहा था। वो बाहर आई तो वो जो उसके इंतजार में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था बेख्तियार सीधा हुआ और फिर मबूस सा देखता रह गया।
वो साड़ी का पल्लू उंगली से लपेटे एहतियात से सैलून के बाहर की सीढ़ियां उतर रही थी। इतनी हसीन हो तुम महमल, मुझे इतनी बरस पता ही नहीं चला। वो जैसे मुतासिफ हुआ था। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। थैंक यू। चले? उसने आसमान को देखा जहाँ शाम ढलने को थी। हाँ, मेरी मीटिंग शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है, चलो। एक भरपूर मुस्कुराती निगाह उस पे डालकर कार का लॉक खोलने ही लगा था कि उसका सेल फोन बज उठा। इस वक्त कौन? कहते कहते उसने स्क्रीन को देखा और फिर चौंक कर फौरन कान से लगा लिया। जी मलिक साहब, खैरियत? जी क्या मतलब? उसने लब भेज कर कुछ देर को दूसरी तरफ से सुना। मगर आपने उनको बताया था कि आपको मैंने ही भेजा है। मगर क्यों? उन्होंने साइन क्यों नहीं किए? और एकदम उसे फवाद के चेहरे पर उभरती गुस्से की लहर दिखाई दी। आप सीनियर ऑफिसर या जूनियर, उन्हें उससे क्या गर्ज? आपको पता है मलिक साहब, अगर उन्होंने फाइल साइन न की तो सुबह तक हमारी फैक्ट्री डूब जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। उसने रुक कर कुछ सुना और एकदम जैसे बदका। क्या मतलब? मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ इतनी दूर? मेरी मीटिंग है सिद्दीक साहब के साथ 6 से 7। मैं भी एएसपी साहब से कैसे मिलने आ सकता हूँ? क्या बकवास है? उसने चिल्लाकर फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? वो घबरा कर करीब आई। मालूम नहीं अब क्या होगा। वो परेशानी से कोई दूसरा नंबर प्रेस करने लगा। लम्हे भर को तो जैसे भूल ही गया था कि उसके साथ खड़ी है। जी राव साहब, मैंने मलिक इलियास को भेजा था आपकी तरफ। मगर राव साहब इतनी भी क्या बेएतिबारी? उसने रुक कर दूसरी तरफ से सुना और फिर जैसे जब्त करते हुए बेबसी से बोला। आपकी एसपी का दिमाग तो ठीक है, उसका बाप जागीरदार होगा अपने गांव का, हम उनकी मिसालें नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी के पास इतना वक्त नहीं कि उनकी कॉल पे चला है। नहीं। वो लम्हे भर को रुका और फिर मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ कहकर वो कोई और नंबर मिलाने लगा था। एएसपी हिमायुद्दार, जाने क्या मसला है इस शख्स का। महमल बददिल से इसके साथ गाड़ी के बाहर खड़ी थी। न जाने क्या हुआ था, दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। खैरियत है फवाद भाई? खैरियत ही नहीं है। एएसपी का बच्चा जान को आ गया, कहता है कंपनी के मालिकों को भेजो तो फाइल अप्रूव होगी। मैं मुलाजिमा से बात नहीं करता, किसको भेजूं उधर? वो भी उसी वक्त बुला रहा है और उसके घर पहुंचने में आगाजान हसन को 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। और अगर न पहुंचे तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट डूब जाएगा। वो झिंझलाकर बार बार किसी को फोन मिलाता, बहुत बेबस लग रहा था। अब यही हल है कि मैं अभी उसके पास चला जाऊं और वापस आकर सिद्दीकी साहब से मीटिंग कर लूं। और डिनर कैंसल? उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। करना पड़ेगा महमल। उसने हाथ रोककर महमल का तारीख पड़ता चेहरा देखा। आई एम सॉरी, मैं यूं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर मेरी मजबूरी है। वो मुलाजिमा से बात नहीं करेगा, घर के बंदे को ही जाना पड़ेगा। मैं भी मुलाजिम हूँ फवाद भाई, एक ख्याल से उसके जहन में उभरा। क्या मतलब? जैसे चौंका। अगर मैं आपके 2 कामों में से कोई कर दूं, तब तो हम डिनर पे जा सकते हैं ना? हिचकिचा कर बोली कि कहीं बुरा न मान जाए। अरे मुझे ख्याल क्यों नहीं आया? तुम भी तो कंपनी के ओनर्स में से हो, तुम भी तो वही फाइल साइन करवा सकती हो। बल्कि यूं करते तुम ड्राइवर के साथ फाइल लेकर चले जाओ, जब तक मैं सिद्दीकी साहब से निमट लेता हूँ, और फिर ड्राइवर तुम्हें होटल ले आएगा, ठीक? उसने मिनटों में सारा प्लान तरतीब दे दिया। वो गहरी सांस भरकर रह गई। ठीक है, मैं फिर चेंज कर लूँ। नहीं, ऐसे ही ठीक है। इस तरह तो तुम वाकई पूरे एतमाद एग्जीक्यूटिव लग रही हो। इस सारी बिजनेसमैन फॉर्मली ऐसे ड्रेसअप करती है। मैं ड्राइवर को कॉल कर लूँ? वो मुतमईन था, मगर महमल को कदर अजीब सा लग रहा था। इतनी कीमती चिलमिलाती साड़ी में किसी फंक्शन के लिए तैयार लग रही थी, किसी ऑफिशियल मामले के मौजू नहीं। लेकिन अगर फवाद कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। एक ख्याल के वो डिनर पर जा रहे थे उसे फिर से एक्साइटेड कर गया। सारा रास्ता पिछली सीट पे टेक लगाए आंखें मूंदे हीरे की अंगूठी के मतलब सोचती आई थी, जो फवाद ने यकीनन ले ली होगी। और जब वो ताई अम्मा के सामने खड़ा होकर महमल से शादी की बात करेगा, तब तो मानो घर में तूफान ही आ जाएगा। मगर अच्छा है, ऐसा एक तूफान उन फिरौनों को लहसाने के लिए आना चाहिए। वो पुरसुकून, मुतमईन और पुरएतिमाद थी। गाड़ी तवील ड्राइवे अबूर करके पोर्च में रुकी, जो 27 निगाह खूबसूरत से लॉन पर डालती नीचे उतरी। मेन रोड पर एक सूटेड बूटेड अधेड़ उम्र शख्स जैसे मुंतजर सा खड़ा था। एएसपी हिमायत दाऊद, उसने जहन में अंदाजा लगाया। फाइल मजबूती से पकड़े एतमाद से चलती उनके करीब आई। मैं आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। जी मैडम महमल इब्राहिम, आइए, एएसपी साहब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने दरवाज़ा खोलकर रास्ता दिया। वो लम्हे भर को हिचकिचाई, फिर खुद को टिपटते हुए अंदर कदम रखा।
रोशनी में घिरा हुआ बेहद नफीस और कीमती सामान से आरास्ता घर अंदर से इतना खूबसूरत था कि खुद को संजीदा रखने की कोशिश करने के बावजूद उसकी निगाहें भटक भटक कर अतराफ का जायजा ले रही थी। एएसपी साहब किधर? अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो उसके आगे तेज से चलते हुए लॉन्च में ले आया। सर, ये पहुंच गई हैं। उसने लॉन्च में कदम रखा तो सामने बैठे शख्स को अपनी तरफ मतवजा पाया। वो टांग पे टांग रखे सोफे पर बैठा था। हैंडसम मगर मगरूर नकुश वाला चेहरा, जील से बाल पीछे किए, ब्लैक कोट में मलबूस जिसके अंदर सफेद शर्ट के 2 बटन ऊपर से खुले थे। एक हाथ में ऑरेंज जूस से भरा वाइन ग्लास पकड़े बगौर उसे अंदर आते देख रहा था। एक लम्हे के तो महमल के कदम डगमगाए। उसका पाला ज्यादातर घर के लड़कों से ही पड़ा था। फवाद और हसन खुश शक्ल थे, कुछ दौलत की चमक दमक से भी स्टाइलिश लगते थे। बाकी इसके चचा में भी कोई इतनी मुतासिर कन शख्सियत का मालिक न था जितना सोफे पे बैठा मगरूर सा दिखने वाला शख्स था। हैंडसम, बेहद हैंडसम। इतना वजीह मर्द उसने पहली मर्तबा देखा था। वो न चाहते भी मरऊब हो गई। वो खामोशी से उसे बगैर जांचती निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक कि वो आकर सीधे सामने वाले सोफे पे बैठी और फाइल सामने मेज पर रख दी। अब उसका एतमाद किसी हद तक बहाल होने लगा था। ये फाइल अप्रूव करवानी थी। एएसपी साहब, वो टांग पे टांग रखे उसके मुकाबिल बैठी खासे एतमाद से बोली तो वो जरा सा मुस्कुराया, फिर सामने हाथ बांधे खड़े सूटेड वोटेड शख्स को देखा। इनको आगा फवाद करीब नहीं भेजा है राव साहब? मुस्कुरा कर कहते उसने जूस का गिलास लबों से लगाया। महमल ने जरा चौंक कर राव को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया था। कुछ था उन दोनों की मानी खैज मुस्कुराहट में कि दूर उसके जहन में खतरे का अलार्म बजा। तो आप फाइल अप्रूव करवाने आई हैं? उस तहज़्ज़ुब मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था। महमल को उलझन होने लगी। जी, ये आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की फाइल है। और आपकी अपनी फाइल कहाँ है? उसने गिलास साइड पर रखा और कदरे झुककर हाथ बढ़ाकर फाइल उठाई। मेरी कौन सी फाइल? कुछ था जो उसे कहीं गलत लग रहा था, कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा था। आप जाएं राव साहब। उसने फाइल के सफ़े पलटाकर एक सरसरी निगाह डाली और फिर फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। महमल लेने के लिए उठी मगर बहुत तेजी से राव साहब ने आगे बढ़कर फाइल थामी और जाकर आगा फवाद के ड्राइवर को कहें कि फाइल अप्रूव्ड है, सुबह उनको रसीद मिल जाएगी। बेहतर सर। राव साहब फाइल लेकर पलटे तो उठ खड़ी हुई। मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। वो दोनों एकदम चौंके थे और फिर रुक कर एक दूसरे को देखा। हिमायूं ने इशारा किया तो राव साहब सर हिलाकर बाहर निकल गई। आप बैठिए मैडम, ड्राइवर दे आएगा। एकदम ही उसके कानों में खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी थी। उसे लगा वो गलत वक्त पे गलत जगह और गलत लोगों के दरमियान आ गई है। उसे वहां नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं चलती हूँ। वो पलटने लगी थी कि वो तेजी से उठा और जोर से उसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसके लबों से चीख निकली। ज्यादा और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जो कहा जा रहा है वैसे ही करो। उसके बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचे वो गर्राया था। लम्हे भर को तो जमीन आसमान महमल की निगाहों के सामने घूमने लगा। छोड़े मुझे। वो संभाल ही न पाई थी कि हिमायूं दाऊद ने उसकी दोनों बाजों को हाथों में पकड़कर उसे झटका देकर अपने बिल्कुल सामने किया। ज्यादा चालाकी दिखाई तो अपने पैरों पे घर नहीं जाओगी। मम, मुझे छोड़ दी, मुझे घर जाना है। महमल ने उसको परे धकेलना चाहा मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर जाना है? घर ही जाना तो इतने बनाव सिंगार क्यों किए थे? उसने होले से उसकी ठोड़ी को उंगली से ऊपर किया। दूसरे हाथ से कहनी इतनी मजबूती से जकड़ रखी थी कि वो हिल न पाई और घबरा कर चेहरा पीछे गया। मैं फंक्शन पे जा रही थी, आप मुझे गलत समझ रही। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप फवाद भाई से मेरी बात कराएं, उन्हें बताएं कि भाई। और चौका। आगा फवाद तुम्हारा भाई है? जी जी, वो मेरे भाई हैं। अब बेशक उनसे पूछ लें। मुझे यहाँ नहीं आना था, फवाद भाई को खुद आना था मगर उनकी मीटिंग थी। वो एकदम रोने लगी थी। आप प्लीज मुझे घर जाने दें। मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं उनकी बहन हूँ। झूठ बोल रही है। राव पीछे आ खड़ा हुआ था। उसको उधर आना था। चंद हफ्ते पहले तो डील हुई थी सर, और उसी के नाम से हुई थी। कम उम्र खूबसूरत और अनछुई आगा ने कहा था। ये हमारी डिमांड पे पूरी उतरी है। राव का लहजा सपाट था। महमल इब्राहिम नाम है ना तुम्हारा? तुम आगा की बहन कैसे हो सकती हो? 3 करोड़ के नफा के पीछे अपनी बहन को एक रात के लिए नहीं बेच सकता। उसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। उसे बहुत जोर का चक्कर आया था। वो गिरने ही लगी थी कि हिमायूं ने उसकी दूसरी कहनी से पकड़कर उसे खड़ा रखा। अब सीधी तरह बताओ कि तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो या आगा ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है? तुम महमल इब्राहिम हो और फवाद करीम वो तुम्हारा सगा भाई है। इतने अरसे से लड़कियां फराहम कर रहा है। पहले तो कभी अपनी बहन का सौदा नहीं किया। नहीं, उसने बेयकीनी से नफी में सर हिलाया। आप झूठ बोल रही हैं। फवाद भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी उनसे बात कराएं। आप खुद ही सुन लेना। वो मेरा वेट करें, हमें फंक्शन पे जाना था। हर आम इंसान की तरह महमल को भी झूठ की हल्की फुल्की आदत तो थी और
उसी पुरानी आदत का कमाल था कि खुद ब खुद उसके लबों से डिनर की जगह फंक्शन निकला था। कहीं लाशऊर में उसे एहसास था कि अगर वो अपने और फवाद के खास डिनर का कहती तो उसे बुरी लड़की समझती। राव साहब, अगर फवाद को फ़ोन मिलाएं। राइट सर। राव मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा और स्पीकर ऑन रखी। उसने कहकर एक गहरी नजर महमल पे डाली, जो बेकरार और हरासा सी राव के हाथ में पकड़े फोन को देख रही थी। जी राव साहब। एकदम कमरे में फवाद की आवाज गूंजी। माल पहुंच गया? पहुंच तो गया है, मगर पुरसे आवाज बहुत देते। आप बात कर लें। उसने फोन आगे बढ़ाकर महमल के कान से लगाया। हेलो फवाद भाई। वो रो पड़ी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे, आप प्लीज इनको बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए या नहीं? चाहिए है ना? तो जैसे एसपी साहब कहते ही करती जाओ। फवाद भाई, वो हलक की बल चिल्लाई, ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। वो जो करते ही करने दो, सिर्फ एक रात की तो बात है, अब ज्यादा बक बक मत करना। सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। सातों आसमान उसके सर पर टूटे थे। वो सख्त सी खड़ी रह गई। सिर्फ एक रात की तो बात है, सिर्फ एक रात की तो बात है। उसकी आवाज उसके जहन पे हथौड़े बरसा रही थी। बस एक डायमंड रिंग का डारा दिया है उसने तुम्हें, और तुम तो कहती हो कि वो तुम्हारा भाई है। फोन उसके कान से हटाकर बंद करते हुमायूं ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो उसी तरह पत्थर का बेजान बुत बनी खड़ी रही। उसका जहन, दिल, कान, आंखें सब बंद हो चुकी थी। राव साहब, पता करें कि वाकई फवाद करीम की बहन है या नहीं, और उसकी बात में कितनी सच्चाई है तो हम बाद में खुद मालूम कर लेंगे। शम्स, बचल, उसने जोर से आवाज दी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। सख्त खड़े वजूद में सहमी सहमी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे थे। दो गनमैन दौड़ते हुए अंदर आए थे। शम्स, इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो और ध्यान करना कि भागने न पाए। और बचल, इससे पहले कि उसका फकरा मुकम्मल होता, महमल चकरा कर गिरी, और अगर उसने उसको दोनों बाजों से थाम न रखा होता तो नीचे गिर पड़ती। महमल उसका चेहरा थपथपा रहा था। उसकी आंखें बंद होती गई और जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया।